चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे वहां पे इनर प्रोडक्ट देखोगे बहुत डिटेल में, हमें क्या पढ़ना है यहाँ बिल्कुल स्पेसिफाइड है। तो वी हैव टू सी इनर प्रोडक्ट इन आर एन एंड सी एन, ओनली आर एन और सी एन में स्टडी करना है। वी डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स, कि जैसे हम सेट ऑफ फंक्शन या सेट ऑफ कोई दूसरा पॉलिनोमियल, ये सब में डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है कि यू हैव टू स्टडी इनर प्रोडक्ट इन आर एन एंड सी एन ओनली, कोई तीसरा स्पेस में नहीं। आर एन एक वेक्टर स्पेस है, सी एन वेक्टर स्पेस है, और भी आपने पढ़ा है मैट्रिसेस है, सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ फंक्शंस। सो वो सब भी वेक्टर स्पेस बनाता है, लेकिन उसमें हमें इनर प्रोडक्ट नहीं स्टडी करना। वी जस्ट हैव टू स्टडी इनर प्रोडक्ट फॉर द वेक्टर स्पेस आर एन एंड सी एन, ओनली दिस टू, इन्हीं दोनों के लिए स्टडी करना है। ठीक है, सो इनर प्रोडक्ट आर एन और सी एन बेस पे ही आएगा। फिर बाकी ग्राम स्मिथ है ना, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो ये क्या करता है, आपके पास कोई भी एक बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस का, तो उस बेसिस को आप ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस टेक्निक। तो ये एक टेक्निक है। सो इफ यू हैव अ बेसिस यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। बेसिस एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और जो वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। ठीक है, सो अभी आपके पास कोई भी बेसिस है तो जरूरी नहीं बेसिस ऑर्थो नॉर्मल होगा। व्हाट इज ऑर्थो नॉर्मल सेट, कल लिखा था मैंने कि W1 W2 W3 Wn का एक सेट है जहां Wi वेक्टर है। तो वो ऑर्थो नॉर्मल होगा इफ Wi डॉट Wj, उसी डॉट को हम इनर प्रोडक्ट लिखेंगे। सो Wi Wj का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए जब ij डिफरेंट हो, और Wi का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो नॉर्मल सेट। तो बेसिस भी एक सेट है। तो जनरली हमें यही जरूरत पड़ती है, कोई आपको बेसिस दे रखा है उसको कन्वर्ट करना है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में, तो उसके लिए ये टेक्निक है। जैसे आपको पता भी, हमने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का थ्योरी देखा था, तो हमने ये कहा था कि जो यू है ना, वहां लिखा था यू सिग्मा वी ट्रांसपोज। सो यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के जो कॉलम्स हैं दैट आर वेक्टर्स, सो कॉलम्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। कॉलम्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। इस तरह से है। जैसे हम लोग उस दिन, अभी आपको याद होगा, जैसे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ए ट्रांसपोज ए का आइगन वेक्टर ले रहे हैं तो वो वी आ रहा है, ए ट्रांसपोज का आइगन वेक्टर ले रहे हैं वो यू आ रहा है। तो जब आप सेलेक्ट करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, सो सिर्फ यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट काफ़ी नहीं है, आपको यू भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू नीड टू हैव ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स, ताकि ये ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर जब आप कॉलम्स लेंगे यू या वी का, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाएगा यू और वी। तो वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, है ना। सो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां से कि इसका डेफिनेशन क्या है, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसका क्या डेफिनेशन है। सो इनर प्रोडक्ट स्पेस का डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सेट होगा और साथ में कोई ऑपरेशन होगा, तो वही ऑपरेशन यहाँ इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट इज एन ऑपरेशन, जैसे डॉट प्रोडक्ट जिसको आप लोअर क्लास में बोलते थे ना कि ए डॉट वी, सो डॉट क्या एक ऑपरेशन है। सो यहाँ पे एक सेट होगा जो कि वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस के साथ एक ऑपरेशन होगा, सो दैट विल फॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस। जैसे वेक्टर स्पेस, सो वहाँ भी एक सेट था विथ 2 ऑपरेशंस था, प्लस एंड डॉट। तो वैसे यहाँ पे एक सेट है, जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि लाइक वी, और ये नोटेशन रहेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस का। जैसे हम ए डॉट बी लिखेंगे ना, जैसे मान लो वेक्टर है मेरा, सो वी डॉट डब्ल्यू मैं लिखता हूँ, तो इसको वो ना लिख के हम लोग अब ऐसा लिखेंगे, है ना, ये इनर प्रोडक्ट है इसका। तो ये नोटेशन यूज करेंगे इनर प्रोडक्ट के लिए। तो दिस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ एंड ओनली इफ अब वेक्टर स्पेस जहां आता है वहां फील्ड आता है, आपने ये भी देखा है, यू नो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। एंड वेक्टर स्पेस के साथ क्या आता है, फील्ड, बिकॉज वेक्टर स्पेस में जो कंडीशंस होता है कि अल्फा वी शुड बिलोंग टू वी, सो वो अल्फा है, और स्केलर जो सेट ऑफ स्केलर है, सो स्केलर का जो सेट उसको फील्ड बोलते हैं।
सो किस फील्ड से आप लोग जनरली आर या सी कंसीडर करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो मतलब अल्फा आप रियल नंबर कंसीडर करोगे ओनली, सो मीन्स यू आर कंसीडरिंग फील्ड एज अ रियल फील्ड। जब अल्फा आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो, देन यू आर कंसीडरिंग एज कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो वेक्टर स्पेस के साथ फील्ड आ जाएगा। और यहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगेगा। दिस इनर प्रोडक्ट इज एन ऑपरेशन, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन होगा इसका, तो बताओ, याद तो होगा ही लोगों को, जो पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो व्हेन कैन वी से दिस इज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस? कुछ क्राइटेरिया है। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? बोलो क्या लिखूं? तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट V be a vector space over a field F। लेकिन यहाँ तुम देखोगे सिलेबस में जब ये वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहा था, तो इन्होंने, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ स्पेसेस भी जो पढ़ने थे, सब स्पेसेस वो आर एन और सी एन के ही पढ़ने थे, सब स्पेसेस ऑफ आर एन एंड सी एन। हालांकि हमने जब डिस्कस किया था तो सेट ऑफ पॉलिनोमियल का भी, सेट ऑफ फंक्शंस का भी, है ना, सेट ऑफ मैट्रिसेस के भी सब स्पेसेस डिस्कस कर रहे थे। लेकिन यहाँ आप अगर देखोगे स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको किसके सब स्पेसेस को स्टडी करना था, ओनली आर एन एंड सी एन को। आर एन इज अ वेक्टर स्पेस, सी एन इज अ वेक्टर स्पेस, तो आपको सब स्पेस स्टडी करना था, क्योंकि यहाँ बहुत पर्टिकुलर है ये नहीं चाहता कि आप स्टैटिस्टिक्स छोड़ के मैथमेटिक्स ही पढ़ते रह जाओ। तो यहाँ मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे, दिस इज जस्ट टू हेल्प, ताकि आप स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वहां पे आपको मैथमेटिकली बैकग्राउंड ठीक हो आपका। इट्स नॉट लाइक है ना, इसको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, इसलिए यहाँ पे बहुत डिटेल में चीजें नहीं दी है ना। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ इन आर एन एंड सी एन, तो यहाँ वेक्टर स्पेस आर एन और सी एन के सब स्पेस स्टडी करना था, यहाँ पे आर एन एंड सी एन के इनर प्रोडक्ट को स्टडी करना है उसमें। तो यहाँ वी जो वेक्टर स्पेस है वो फिक्स कर रखा है इन्होंने कि वी इज योर आर एन और सी एन, यू कैन कंसीडर दिस। सो मान लिया वी विद वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, एफ इज सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यू कैन कंसीडर दिस। वी दिस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस if and only if, बोलो, या मैं ऐसा बोलूं कि और इसी को, या मैं ऐसा बोलूं और दिस इज इनर प्रोडक्ट, दिस इज इनर प्रोडक्ट क्या होगा, ऑन वी इफ एंड ओनली इफ। सो एक फंक्शन एक्चुअली आप देखोगे, सो दिस इज अ फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट? एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस। नहीं, ये इनर प्रोडक्ट कितने एलिमेंट पे लगेगा? सर 2। 2 पे, तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल डोमेन होगा। जैसे एफ एक्स है, जैसे हम बोलते थे एफ एक्स, वन वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स, तुम्हारा डोमेन आर होता है जनरली। एफ एक्स वाई 2 वेरिएबल कैलकुलस हमने डिस्कस किया, तुम्हारा डोमेन आर स्क्वायर होता है, या ए क्रॉस बी हो सकता है। सो यहाँ पे तो 2 एलिमेंट चाहिए ना, समथिंग डॉट समथिंग, तो बोलो, तो यहाँ कॉमा लिख देता हूँ, इट्स बेटर है ना, कॉमा लिख दो। सो समथिंग कॉमा समथिंग, है ना, 2 एलिमेंट होंगे, समथिंग कॉमा समथिंग ऐसा रहेगा। तो ये इसका डोमेन होगा वी क्रॉस वी, डोमेन इज वी क्रॉस वी, और इसका कोडोमेन क्या होगा? ए डॉट बी क्या आता था, अभी कुछ दिन पहले ये बता रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है, बता रहे थे ना। रियल नंबर। तो इसका जो होगा फील्ड, जो भी ले रहे हैं, यहाँ जो फील्ड लिखा था ना हमने, तो फील्ड वी कैन टेक एफ आर, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, फील्ड फिक्स कर लो, रियल नंबर है तो आर ले लो यहाँ पे, अगर कॉम्प्लेक्स कंसीडर करोगे तो कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है ना, इस तरीके से। सो ये जो हमारा फंक्शन है इनर प्रोडक्ट इज अ फंक्शन फ्रॉम v क्रॉस v टू f, f is a field, v is a vector space, so is a function
फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ, ठीक है ना। सो दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ एंड ओनली इफ पहला कंडीशन है द फर्स्ट कंडीशन इज, ठीक है ना, एक फंक्शन है, इनर प्रोडक्ट इज अ फंक्शन, इनर प्रोडक्ट इज अ फंक्शन। अगर और लिखूं कि अ फंक्शन, तो यहां अगर ऐसा लिखता मैं, सो लेट्स से इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, सो इनर प्रोडक्ट इज अ फंक्शन, तो यहाँ कर देता हूँ इसको, और यहाँ से और अ फंक्शन सो इनर प्रोडक्ट इज अ फंक्शन फ्रॉम v क्रॉस v टू फील्ड, ठीक है। दिस इज inner product on v, a function, this is inner product on v if and only if. So the first condition is, what is the first condition, किसको याद होगा भाई बताओ, what is first condition of this? Sir, conjugate symmetry. x डॉट x या मैं बोलूं v डॉट v, सो v डॉट v क्या होगा, मतलब v का डॉट प्रोडक्ट लिया, v और v का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड ये कब होगा, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। अच्छा आगे क्या होगा, एंड ये साथ में ये भी लिख सकते हो कि ये 0 कब होगा, v डॉट v इज 0। चलो यहाँ पे दूसरा कंडीशन बना देता हूं मैं, दूसरा कंडीशन है v डॉट v इज 0 इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, Orthogonal. सो v हैज टू बी 0, v हैज टू बी 0। एक तो है v और v का जो इनर प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, सेकेंड सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है ना। एंड तीसरी कंडीशन क्या है, सो द थर्ड कंडीशन इज, बताओ, सो यहां आएगा लेट से u प्लस v कॉमा w, ऐसा लिख देता हूं मैं। सो क्या आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू u कॉमा w प्लस v कॉमा w, है ना। सो लीनियर हो गया, मतलब सम इन लीनियर सम हो जाएगा इसका। फोर्थ कंडीशन है सम कांस्टेंट टाइम v w, ये क्या होगा, सम कांस्टेंट टाइम v w किसके इक्वल आएगा, C into inner product of V W. so you can take constant out, so c inner product of v w, एंड पांचवी कंडीशन है कि v w का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, क्योंकि होता है वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स का हो, W. जैसे a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा। अच्छा यहाँ पे वैसा है, तो वो तो इनर प्रोडक्ट ना, इनर प्रोडक्ट लेने के बाद कॉन्जुगेट लेना है, सो इनर प्रोडक्ट के बाद कॉन्जुगेट क्या आएगा, Sir, same. नहीं जरूरी है सिमेट्रिक होगा ये, तो ये रिवर्स हो जाएगा, w कॉमा v हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन, चेक करो एक बारी, और दिस विल होल्ड फॉर ऑल, जहां भी मैंने v w u यूज किया v, एंड जो c यूज किया है कांस्टेंट, दैट विल बिलोंग टू फील्ड। सो कांस्टेंट कहां बिलोंग करेगा, फील्ड में।
अगर फील्ड रियल नंबर है ना तो ये इक्वल आ जाएगा, यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वी डब्ल्यू और डब्ल्यू वी इक्वल। अगर कोई कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ए प्लस आयोटा भी है कॉन्जुगेट है, मान लो आंसर ए प्लस आयोटा भी आया तो कॉन्जुगेट लेंगे तो वैसा है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट इज अ फंक्शन। जब इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं तो वेक्टर स्पेस विथ दैट फंक्शन, विथ दैट ऑपरेशन। बाकी अगर ऐसा हो रहा है तो जैसे अभी एक एग्जांपल देख लो। सो अभी के लिए मैं वी ले लेता हूं आर स्क्वायर को, मान लो वेक्टर स्पेस इज आर स्क्वायर एंड वी डिफाइन। सी यहाँ रियल फील्ड है ना, सी नहीं, बिलोंग्स टू रियल। सी हमने फील्ड रखा, फील्ड हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अगर आर ले लेंगे तो ठीक है, रियल नंबर ले लेंगे तो कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, रियल फील्ड लेंगे तो इफ यू फिक्स वी एफ एज अ रियल फील्ड तो सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या लिया हमने, लेट्स से चलो अभी के लिए या वी बिलोंग्स टू आर एन अगर लिख दूं, आर एन में क्या बनेगा इनर प्रोडक्ट, हमें तो बोला है इनर प्रोडक्ट इन आर एन है ना। और फील्ड के लिए चलो अभी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं। वी इज द वेक्टर स्पेस आर एन एंड एफ इज द। सो इसमें आप इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक्स वैक्टर ले लेता हूँ जो कि होगा x1 x2 xn और एक y वैक्टर जो कि y1 y2 yn। अब कॉलम में लिखना जाए आप लिख सकते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइंड इनर प्रोडक्ट इन आर एन। ये इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है एक्स वाई का, इनर प्रोडक्ट को क्या डिफाइन करते हैं आप। फील्ड मैंने आर लिया हुआ है अभी, बोलिए। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट इन आर एन। एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स डॉट वाई डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, तो ये हो जाता है समेशन एक्स आई वाई आई आई फ्रॉम X transpose Y. हाँ, या ऐसे सोच सकते हैं एग्जैक्टली। तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि देख चलो उसके लिए मुझे कॉलम में लिखना चाहिए ना, अगर आप वैसा फॉर्म में लिखेंगे सो वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू आवर नोटेशंस। जनरली हम एक्स क्या लिखते हैं जब भी हम वेक्टर लेते हैं, ऐसा लेते हैं ना x1 x2 xn, और y क्या लेते हैं y1 y2 yn। जब वेक्टर जनरली लिखते हैं तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से x ट्रांसपोज y क्या होगा, जो आप कहना चाह रहे हैं x ट्रांसपोज y, यही आएगा, चेक कीजिए आएगा ऐसा। जी सर। हाँ, तो उसके लिए मुझे नोटेशन के लिए फिर स्ट्रिक्ट, जब भी हम वेक्टर बोलते हैं वी मीन कॉलम वेक्टर। जब भी होगा वेक्टर मतलब कॉलम वेक्टर होगा, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो एक्स ट्रांसपोज वाई, यस। अब आप वेरीफाई कीजिए क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या ये इनर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ से सिंपली एक्स कॉमा वाई का मतलब है x1 y1 x2 y2 डॉट 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 xn yn, ये है मेरे पास। सो अब इसको जो इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन है उसको आप अप्लाई करके देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। पहला कंडीशन है कि v डॉट v इफ यू टेक द सेम वैक्टर्स उसका इनर प्रोडक्ट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, चाहे आप v कुछ भी ले लो वेक्टर स्पेस में से। सो हम लोग ये चेक करते हैं यहाँ पे। तो जो पहली कंडीशन है इफ आई टेक x डॉट x, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, और ऑब्वियसली दिस विल बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn। ठीक है। सेकेंड कंडीशन मैंने क्या लिखा था कि ये जीरो कब होगा। देखो भाई तन्मय, आपको यहीं पे डाउट हो रहा था, देखो तो ये जीरो कब होगा, तो इसका मतलब हो गया कि x1 स्क्वायर जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे xn स्क्वायर इज जीरो इफ एंड ओनली इफ x डॉट x यही बना था। All xi 0 होगा। हाँ, ऑल xi हैज टू बी जीरो, क्योंकि ऑल आर नॉन नेगेटिव और नॉन नेगेटिव नंबर को सम करके जीरो आ रहा है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ये। और जीरो कब हो सकता है, जब सबको जीरो होना पड़े, एक भी पॉजिटिव हो गया सम तो पॉजिटिव आ जाएगी। सो मीन्स Yes sir. ईच xi हैज टू बी जीरो
फॉर ऑल i बराबर 1 2 3 अप टू n, और इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, कहने का मतलब ये कि x वेक्टर खुद ही जीरो हो गया। सो पूरा x वेक्टर जीरो हो गया, राइट। तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन क्या था? द थर्ड कंडीशन इज u प्लस v का इनर प्रोडक्ट आप लोगे w के साथ, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू uw एंड vw, इनर प्रोडक्ट का सम। सो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहां से भी एक्स वाई ले ही रखा मैंने, एक नया वेक्टर z कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे अभी के लिए मान लो z है, w ले लो, w रहेगा, w सही रहेगा, चलो एक्स वाई w, सो w1 w2 wn, ये ले लो मान लो अभी के लिए। सो क्या चेक करना है मुझे? सो थर्ड प्रॉपर्टी में ये है कि पहले आप निकालो कि x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट w के साथ। तो x प्लस वाई को जब आप ऐड करोगे हो, है ना, व्हेन यू विल ऐड, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस वाई वन, x2 प्लस वाई टू, xn प्लस वाई एन, इसका डॉट प्रोडक्ट लो w के साथ। तो क्या बन के आएगा ये इसके अकॉर्डिंग? तो मैं सम ऐसे लिख देता हूँ इस फॉर्म में। सो समेशन एक्स आई प्लस वाई आई इंटू डब्ल्यू आई, आई फ्रॉम 1 to n, इसको ब्रेक कर लो और इसको मैं उधर भेज देता हूँ। सो इसको आप ब्रेक कर लो, सो यू विल ब्रेक इट, तो ये हो जाएगा, या आप ऐसा लिख लो x प्लस वाई ट्रांसपोज w, तब भी आ जाएगा। कैसे वेरीफाई कर लो आप? सो एक्स आई डब्ल्यू आई प्लस समेसन वाई आई डब्ल्यू आई फ्रॉम 1 to n, और ये सिंपली आ गया दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स डब्ल्यू एंड दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई डब्ल्यू। ऐसी है, देख लीजिए, हो गया, फाइन। नेक्स्ट इज कांस्टेंट टाइम v w के साथ इनर प्रोडक्ट लो, या कोई दूसरा नाम ले लो, है ना। तो कांस्टेंट टाइम समथिंग, तो उसको चेक करना है। जैसे अभी मैं लिखूंगा फोर्थ है कि लाइक c टाइम x कॉमा y, तो एज पर डेफिनेशन क्या आ जाएगा, या तो ऐसे लिखो, तो cx में ईच एलिमेंट c से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल रिड्यूस टू समेशन सी एक्स आई इंटू वाई आई। और ये बहुत ऑब्वियस है, आपको लग रहा है ऑब्वियस तो है, यस, जस्ट वही आपको वेरीफाई करना है। एक्स आई वाई आई फ्रॉम 1 to n, सो ये आ गया। तो यहाँ क्या आ गया, ये सी टाइम एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट। हम लोग प्रूफ लिख रहे हैं ना, जस्ट कि ये इनर प्रोडक्ट है। सो नेक्स्ट फिफ्थ वन इज कि अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे यू वी के इनर प्रोडक्ट का तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्योंकि फील्ड मैंने रियल नंबर ले रखा है, तो जैसे एक्स वाई का इनर, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसका, क्योंकि ये तो रियल नंबर आ रहा है, दिस आर रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर है तो वो तो ऑब्वियस है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंस एक्स वाई आर रियल नंबर्स ना। चलो मैं लिख देता हूँ फिर फॉर्मली। सो फॉर्मली ऐसा आ जाएगा एक्स आई वाई आई फ्रॉम 1 to n, और ये तो रियल नंबर था, कॉन्जुगेट का क्या ही काम है इसका, रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम ही रहता है, और ये जस्ट एक्स वाई हो गया। अच्छा, अगर वाई एक्स भी निकालोगे तब भी सेम ही रहेगा। सो रियल अगर वेक्टर रियल फील्ड है तो एक्स वाई और वाई एक्स तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि ये एक्स वाई है, इसको वाई एक्स लिखना, वाई एक्स लिख दो। अगर आपको दिखाना है कि वाई एक्स आएगा तो यू कैन जस्ट राइट वाई एक्स, तो सिंपली ऐसे इक्वल आएगा। तो अभी के लिए जस्ट मुझे इक्वल दिखाना है, तो ये वाई एक्स के इक्वल आएगा। इनफैक्ट एक्स वाई है, वही चीज़ है ना, इनफैक्ट ये एक्स वाई ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या मैं यहाँ लिख दूँ, सिंस वेक्टर स्पेस में आर एन ले रखा है ना, वेक्टर स्पेस भी यहाँ आर एन ले रखा है, और फील्ड तो आर है ही। अच्छा, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लोगे तो ये वेक्टर स्पेस ही नहीं बनाएगा वी, है ना, क्योंकि अल्फा भी तो आर में आएगा नहीं। सो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई और वाई एक्स सेम ही रहेगा। ओके है जी। तो किसी को डाउट है इसमें? जस्ट वेरीफाई कर रहे थे कि आर एन फॉर्म्स अ
इनर प्रोडक्ट स्पेस विथ दैट इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ फील्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकता हूँ क्या? अभी अगर मैं फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूंगा तो ये वेक्टर स्पेस ही नहीं रहेगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या होना चाहिए? सी टाइम वी मस्ट बिलोंग टू वी। अगर आपने कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए तो कांस्टेंट टाइम वी कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, जो कि रियल है नहीं, तो वेक्टर स्पेस ही नहीं बनाएगा। तो यू कैन नॉट कंसीडर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लिखते हैं, लेट्स से सेकेंड एग्जाम्पल है कि वेक्टर स्पेस आई कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n, सी की पावर n। ठीक है, सो सी की पावर n ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। अभी के लिए फील्ड रियल नंबर है। ठीक, सो क्या होगा? सो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, लेट्स से यू भी डब्ल्यू ले सकते हो चाहो तो, यू कैन कंसीडर u1 u2 un, v you can take v1 v2 vn, and w you can consider as w1 w2 wn। अब क्या यहाँ डिफाइन करेंगे हम लोग? इनर प्रोडक्ट। सो यहाँ जब मैं इनर प्रोडक्ट डिफाइन करूंगा u और v का, सो दैट विल बी समेशन ui इंटू वी आई कॉन्जुगेट। सो दिस विल बी द ui इंटू वी आई कॉन्जुगेट। मतलब यहाँ से ये सिंपली ओपन होके आ गया कि है ना, ये जैसे आप लिख रहे थे, सो यू ट्रांसपोज वी कॉन्जुगेट, वी कॉन्जुगेट को आप मल्टीप्लाई करोगे यू ट्रांसपोज के साथ, यही रहेगा जी। तो या इसी को ओपन करोगे तो u1 v1 कॉन्जुगेट, u2 v2 कॉन्जुगेट, un vn कॉन्जुगेट। अब क्वेश्चन ये है कि विल इट फॉर्म एन इनर प्रोडक्ट? क्या ये इनर प्रोडक्ट है ये फंक्शन, या ये वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगी? तो ये चेक करना है आपको जस्ट। तो वही सारी कंडीशंस हैं, यू रिपीट। तो पहला कंडीशन था कि यू कंसीडर सेम सेट। मान लो u कॉमा u ले लिया, u एंड u और u, तो क्या आएगा इसका इनर प्रोडक्ट? ये आएगा समेशन ui कॉन्जुगेट। और बताओ किसी नंबर को खुद के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज व्हाट? mod z square। मॉड जेड स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, सो दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, क्योंकि u एंड v एंड w आर पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर स्पेस इज cn, so they are n dimensional complex numbers। so u into u यहाँ आ जाएगा समेशन i from 1 to n mod ऑफ ui स्क्वायर, और मॉड्यूलस तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, तो ये तो गारंटी है कि नॉन नेगेटिव होगा। तो पहला यही प्रॉपर्टी था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब आप इसको जीरो पुट करेंगे, u कॉमा u को आप जब जीरो पुट करेंगे तो इफ एंड ओनली यही क्वांटिटी आएगी, समेशन मॉड ui स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगी। सो इफ एंड ओनली इफ, अब फिर से वही कि मेरे पास n नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, इसका सम जीरो है, तो ईच टर्म हैज टू बी जीरो। सो मॉड Either u u, is 0 or v is 0। हाँ Either u is 0 or v is 0। नहीं नहीं, u ही है, v नहीं है, u एंड u दोनों u है, ठीक है ना, Okay। u भी नहीं। सो मॉड ui जीरो, और इफ एंड ओनली इफ ये u ही जीरो हो गया पूरा, ठीक है। u हैज़ टू बी जीरो, क्योंकि ईच कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ना, तो ui हैज़ टू बी जीरो। किस फैक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, या किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है? जीरो का। 0 0। सो u हैज़ टू बी जीरो, ईच ui हैज़ टू बी जीरो, मतलब ui इज जीरो। सो ईच ui हैज़ टू बी जीरो, मतलब पूरा u वेक्टर जीरो हो जाएगा। अगेन यू वेरीफाई थर्ड पार्ट। थर्ड अगर लिखूं u v, मान लो u प्लस v कॉमा w, तो सिंप्लीफाई करो, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? समेशन ui प्लस vi इंटू wi कॉन्जुगेट एज पर दिस डेफिनेशन, i फ्रॉम 1 to n, एंड सिमिलरली आप सिंप्लीफाई कर लो। सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई
सो यू आई डब्ल्यू आई फ्रॉम 1 to n प्लस समेसन, अच्छा डब्ल्यू आई कॉन्जुगेट वी आई डब्ल्यू आई कॉन्जुगेट, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और ये वापस वही आ गया। तो यहाँ से सम होके आ गया। सो दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड w एंड दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w, यही आ जाएगा। सर कंजुगेट W में क्यों लगाई UI प्लस VI नहीं लगा सकते? जोर से बोलो, समझ नहीं आ रहा। कंजुगेट सर WI में लगेगा, फर्स्ट वाले टर्म में भी लगा सकते हैं। लगा के देखो, अभी मैंने जो डिफाइन किया उसको मैं चेक कर रहा हूँ, तुम लगा के देखो उसको। सो अभी हमने जो डिफाइन किया मैं इसको चेक कर रहा हूँ इनर प्रोडक्ट है कि नहीं, आप उसको चेक करो। सो व्हाट वी हैव डिफाइंड दिस वे, तुम इस पे लगा के देखो क्या होता है, तो उससे भी आ सकता है। अभी हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। सो इसको चेक कर रहा हूँ इनर प्रोडक्ट है कि नहीं, आप उस पर लगा के फिर चेक करो, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वाला जो पार्ट है हमारे पास, है ना, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ कंडीशन क्या था, सो दैट यू अप्लाई सी एक्स वाई, वैसे ही हो जाएगा, तो कुछ खास नहीं, आप वेरीफाई कर लो सीधा, है ना। तो यहाँ पे सी टाइम यू, मान लो वी के साथ ले लेते हैं, तो ये होगा समेसन सी यू आई। अब देखो अगर तुम पहले पे कॉन्जुगेट लगाओगे ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो कह रहे हो ना पहले पे भी तो लगा सकते हैं। सो अगर पहले पे कॉन्जुगेट लगाओगे तो यहाँ सी पे कॉन्जुगेट, अच्छा उसके लिए मैंने फील्ड यहाँ रियल ले रखा है तो होगा, अगर कॉम्प्लेक्स लेंगे तो फेल हो जाएगा। यहाँ फील्ड मैंने क्या ले रखा है, आर ले रखा है, तो फील्ड आर है, तो अगर कांस्टेंट रियल नंबर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ कॉन्जुगेट लगाऊंगा। लेकिन अगर हमने फील्ड यहाँ सी कर दिया तो इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो वही आपको चेक करना है कि कब इनर प्रोडक्ट होगा, कब इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम, जो पिछला लिखा था वो आर एन में स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, ये सी एन में स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। चाहे फील्ड कुछ भी ले लो, ये इनर प्रोडक्ट बनाएगा ही। लेकिन यू बार यहाँ ले लोगे, इस पर बार लगाओगे, यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे तो ये इनर प्रोडक्ट होगा ही नहीं, वो वाली कंडीशन फेल होगी। तो उसको चेक करो, मतलब तुक्का लगाने के बजाय मैथमेटिकली वेरीफाई करो। सो यहाँ पे आ जाएगा सी यू आई इंटू में वी आई कॉन्जुगेट, सो आई फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सी बाहर, तो वैसे ही यू आई वी आई कॉन्जुगेट आई फ्रॉम 1 to n। अगर ये यहाँ कॉन्जुगेट होता सी पे कॉन्जुगेट बन के बाहर आता, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो ये आ गया सी टाइम यू वी। एंड ऐसे ही पांचवा कंडीशन है कि एक्स वाई का कॉन्जुगेट इक्वल आएगा इसके, ये था एक्स वाई यू वी कॉन्जुगेट इज यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू कॉन्जुगेट वी डब्ल्यू वी, चेक करो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सो यू कॉमा वी पे कॉन्जुगेट लगा देते हैं, तो ये हो गया समेसन यू आई इंटू वी आई कॉन्जुगेट, इस पूरे का है कॉन्जुगेट लगा हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी होती है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, है ना। तो इसको ऐसा कर लो, ईच टर्म पे कॉन्जुगेट लगा दो, समेसन आई फ्रॉम 1 to n, तो ये आ जाएगा यू आई पे कॉन्जुगेट और वी आई वाला बाहर हो जाएगा। एंड ये किसके इक्वल आ गया, और एज पर डेफिनेशन ये कुछ ऐसा हो गया अब कि वी आई इंटू यू आई कॉन्जुगेट हो गया, और ये कहीं ना कहीं v कॉमा यू आ गया, देखो है। तो ये तो यहाँ v कॉमा यू आ गया, सो यू वी का कॉन्जुगेट लिया, वी यू आ गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे फील्ड मैंने क्या ले रखा है, क्या है? हाँ C क्या है? c इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्रॉम द फील्ड। From this field? तो भाई यहाँ से रियल नंबर है, मैंने फील्ड रियल लिया है तो c इज अ रियल नंबर। अगर फील्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा तो c इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो दिस सेटिस्फाइज, है ना। यहाँ फील्ड में कुछ भी ले लेता, कॉम्प्लेक्स भी लूंगा तब भी ओके होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते, यहाँ पे मैं फील्ड रियल लिया हूँ, अगर आप कॉम्प्लेक्स लोगे स्टिल आंसर विल बी सेम, और
इफ यू टेक फील्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टिल देयर विल बी नो डिफरेंस, यहाँ बस डिफरेंस है ना, हाँ कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. So there will be no difference. You take filled as a real number or filled as a complex number, so it will make no difference. तब भी इनर प्रोडक्ट रहेगा, कहने का मतलब बोथ केसेस में इनर प्रोडक्ट रहेगा. ठीक है, बाकी आप वेरीफाई कर सकते हो, मैं RNSCN में देखना है. कुछ रिजल्ट बेसिक में लिख देता हूँ थ्योरम कि लेट. सर अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से है तो फिर फोर्थ वाली कंडीशन में सी कॉन्जुगेट हो जाएगा. हाँ यहाँ पे, फोर्थ वाली कंडीशन में सर. हाँ एग्जैक्ट, नहीं नहीं यहाँ पे जैसे सी हमने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो, नहीं तो मैंने तो कॉन्जुगेट वी पे लगा रखा है ना, यहाँ डिफाइन किया जो, चेक कीजिए. सर सी अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है. हाँ ओके सर, ठीक है ठीक ठीक, समझ यहाँ आ गया. दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है मैं ये डिफाइन कर देता हूँ. देखो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 1 अगर मैं बना दूँ कि मान लो मेरे पास जो वेक्टर स्पेस है वो है Cn, फील्ड है C, और मैं इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूँ लेट से ऐसा, समेशन ui कॉन्जुगेट vi i फ्रॉम 1 to n. तो आपसे मैं बोलूँगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तो आप ये जस्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बाकी आप वेरीफाई कर लेना. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दिस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. वाई? बिकॉज अगर मैं सी यू कॉमा वी लूंगा, सी यू कॉमा वी, तो क्या होगा अकॉर्डिंग डेफिनेशन, सी यू आई कॉन्जुगेट इनटू वी आई, क्योंकि सी यू वैक्टर होगा कांस्टेंट ना, यू इज अ वैक्टर इन सी एन. सो एक बार चेक कीजिए आप लोग. सो 1 to n, और यहाँ अगर मैं सी कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो देखो सी बाहर नहीं आएगा, सी कॉन्जुगेट बाहर आएगा. Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज Z कॉन्जुगेट इनटू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा. तो समेशन आई फ्रॉम 1 to n यू आई कॉन्जुगेट वी आई कॉन्जुगेट, यही है. सॉरी वी आई कॉन्जुगेट क्यों, वी आई पे था ही नहीं. हाँ तो यहाँ पे ये है. अब ये आ जाएगा सी कॉन्जुगेट इनटू यू वी. तो ये डेफिनेशन के तो अगेंस्ट चला गया. डेफिनेशन कहता है इनर प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब पहले कंपोनेंट में सी लोगे तो वहाँ सी ही बाहर आना चाहिए. तो इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करो कि अगर पहला कंपोनेंट में सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ बाहर कांस्टेंट आ जाना चाहिए, कांस्टेंट का कॉन्जुगेट नहीं आने चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट आने चाहिए. सो ये फेल हो गया फोर्थ कंडीशन, है ना. तो ये कहना चाह रहा हूँ, तो दिस फेल्स द फोर्थ कंडीशन, यहाँ ये है. सो दिस फेल्स, ये जो फोर्थ कंडीशन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, ये फेल कर रहा है, इसलिए ये इनर प्रोडक्ट नहीं है. अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखा देता हूँ, कुछ थ्योरम लिखा देता हूँ. सो थ्योरम ये है कि लेट, मान लो दिस बी इनर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर स्पेस वी. मान लो ये एक इनर प्रोडक्ट है वेक्टर स्पेस वी पे, देन क्या होगा, देन पहला कंडीशन है कि मान लो ऐसा होता है समेशन लेट से, अच्छा जनरलाइज कर लेंगे वही चीज़ है जो हमने पहले लिखा था एक्स प्लस वाई वाला, तो उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं ना. या मैं ऐसा करूं कि मान लो ऐसा है, पहला पॉइंट मान लो v1 v2 अप टू vn, दैट बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, एंड लेट्स से c1 c2 cn दैट बिलोंग टू फील्ड. तो क्या होगा, देन आपसे पूछा था इनर प्रोडक्ट ऑफ समेशन सी आई वी आई कॉमा डब्ल्यू, डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस का मेंबर है, चलो यहाँ डब्ल्यू भी लिख लो. डब्ल्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेस आई फ्रॉम 1 to n, मान लो इस तरह से है, तो ये किसके इक्वल आएगा,
तो जैसे एफ लिखा रहेगा तो उसका मतलब हमेशा रियल फील्ड होगा। C1 C2 बिलोंग्स टू जैसे एफ है, एफ मतलब हमेशा रियल फील्ड होगा। तुम्हारी बात मुझे समझ ही नहीं आ रही है। सर एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, रियल फील्ड? एफ रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी फील्ड हमने लिखा है, तो इट मे बी सेट ऑफ रियल नंबर, मे बी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम चाहो तो फील्ड रियल फिक्स कर दो ना, रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी, जनरल है ये। एफ इज रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी लोगे उसके लिए जनरल रियल ट्रू होगा। इन जनरल अभी कॉम्प्लेक्स फील्ड मान लो, ठीक है ना, मतलब ये है कि सुटेबल होने चाहिए ना, वी शुड बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, तो ऐसा होना चाहिए फील्ड एफ, तो जनरल रियल फील्ड लेना मांग रहा हूँ, रियल लो या कॉम्प्लेक्स लो, दोनों के लिए ओके होगा, बट वी वेक्टर स्पेस होने चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रियल फील्ड आर ले लो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो आर ले लो इसमें, तो वैसा है, तो आर ले लोगे तो उसके लिए आ जाएगा। सो दैट विल रिड्यूस टू व्हाट, ये क्या आ जाएगा, समेशन CI सी आई बाहर आ जाएगा और इनर प्रोडक्ट इन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ VI W। कॉमा डब्ल्यू, जस्ट प्रॉपर्टी है ये, तो इस तरह का हो सकता है। ऑप्शंस में आपको इस तरह के ऑप्शंस दे दे चेक करने का। और जैसे दूसरा ये है कि जैसे हमने वहां लिखा था कि सी टाइम वी कॉमा डब्ल्यू, तो ये इनर प्रोडक्ट कहता है सी टाइम वी डब्ल्यू होने चाहिए, तो यहाँ मैं दूसरा चेक, इसका अपोजिट, अगर मैं सी लगाता हूँ इसके साथ, सी इंटू डब्ल्यू कर दूं वी के साथ, तो कैसे सी को बाहर करेंगे तो क्या होगा, C कॉन्जुगेट। हाँ सी कॉन्जुगेट बन के आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सी कॉन्जुगेट बन के आएगा। सो है ना, तो यहाँ पे जब सी बाहर करेंगे दैट विल बी सी कॉन्जुगेट वी कॉमा डब्ल्यू, ठीक है ना, तो पहला कंपोनेंट में तो एज इट इज सी बाहर आएगा, दूसरे में वी, यहाँ भी फील्ड के लिए मान लो कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा ये, ठीक है। अगर क्योंकि रियल हुआ तो सी कॉन्जुगेट सी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स है तो सी कॉन्जुगेट क्या रिलेवेंस है यहाँ पे। इनफैक्ट जैसे तीसरा कंडीशन अगर लिखता हूं मैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा मान लो ऐसा है u प्लस डब्ल्यू, तो इक्वल आएगा v कॉमा यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू, ये प्रॉपर्टी है। अब मैंने को जीरो स्पेस लिख दिया, जीरो का तुम इसी के साथ इनर प्रोडक्ट ले लो, जीरो ही आएगा, जीरो कॉमा यू ले लो, जीरो आएगा, है ना, या v का तुम जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट लो तभी जीरो ही आना है। ओके यही सब प्रॉपर्टीज हैं। U प्लस V का U प्लस V से ले लेते हैं। हाँ लिख के देखो, u प्लस वी का u प्लस वी के साथ खुद ही करके देखो, मैं वेट करता हूँ, आप सही आंसर निकाल लोगे। खुद कैलकुलेट करके बताओ क्या आता है, फिर मैं चेक करता हूँ। सर U प्लस VV प्लस VU प्लस VV। हाँ बस सही है, उसमें क्या दिक्कत है, तो अभी तो मैं लिखा था दोनों अगर सेम होगा, हाँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये नॉन नेगेटिव होंगे, अब इसको चेक कर लो यहाँ से, u का इनर प्रोडक्ट u का v के साथ, v का u के साथ v का v के साथ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब एक वर्ड आता है नॉर्म, जो मैं कल डिफाइन कर रहा था ना, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, नॉर्म का क्या डेफिनेशन है, नॉर्म ही लिखते हैं ना, नॉर्म या लेंथ, कहता है नॉर्म या लेंथ या मैग्नीट्यूड। सर यूक्लिडियन नॉर्म और नॉर्म स्टैंडर्ड नॉर्म सेम ही होता है? नहीं जनरली, अच्छा यहाँ पे जनरली हम कुछ नहीं लिखते तो वो यूक्लिडियन नॉर्म्स ही होते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यूक्लिडियन नॉर्म्स ही हैं। हाँ तो जहाँ सिर्फ नॉर्म लिखते हैं मतलब यूक्लिडियन नॉर्म्स हैं, अगर कुछ और नॉर्म होगा तो डिफाइन होगा, जैसे बहुत सारे हैं
ना, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म, बहुत सारे अलग अलग टाइप के नॉर्म डिफाइंड है। सो यूक्लिडियन नॉर्म ही है, नॉर्म का मतलब यूक्लिडियन नॉर्म, नॉर्म या लेंथ, लेंथ या मैग्नीट्यूड, अभी के लिए बोल रहा हूँ नॉर्म बोल दो या लेंथ बोल दो या मैग्नीट्यूड बोल दो। तो यहाँ ऐसा होगा, लेट V be a vector space over filled F, ठीक, and स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो आपसे बोलेगा देन जो नॉर्म लिखते हैं डेफिनेशन वो कुछ ऐसा है, norm of x, norm of v, है ना, v is defined as, तो इसका नोटेशन हम लोग ये यूज करेंगे और इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ v, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझो दैट इज नॉर्म ऑफ v कॉमा v को किसके को लिख, मतलब v और v का इनर प्रोडक्ट किसके होगा, नॉर्म v स्क्वायर के, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सो नॉर्म मतलब यूक्लिडियन नॉर्म ही होगा, जनरली कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यूक्लिडियन नॉर्म ही है। एग्जाम्पल के लिए लेट से अभी के लिए मैं v ले लेता हूँ r क्यूब को, ठीक, और v मेरा है v1 v2 v3, फील्ड अभी के लिए r ले लो, फील्ड इज सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने कैसे डिफाइन किए थे हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस, u और v हमने डिफाइन कर दिया, समेसन ui vi i फ्रॉम 1 to 3, है ना, n करना चाहो n कर लो 3 के जगह। तो आपसे ये अच्छा u भी लिखा हुआ है, तो अगर मैं ये फाइंड करता हूँ v कॉमा v, ये निकाल लो तो कितना आ जाएगा, ये समेसन वी आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, और v कॉमा v क्या लिखा हमने, सो जो नॉर्म v होगा रूट अंडर v कॉमा v इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v, और इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, मैं ओपन करके लिख देता हूँ, अब शॉर्ट में भी लिख सकते हो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर, ये आ जाएगा, ओके है। तो ये नॉर्म आ गया इस वेक्टर का। अच्छा यहाँ पे 3 था ही ना, तो 3 तक ही लिख लो, क्यों इतना लिखना है, मैंने 3 फिक्स कर रखा है ना। सो v3 स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड आप लोअर क्लास में भी लिखते थे, कोई वेक्टर है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखते थे, वही चीज़ है यहाँ पे। यस सर, पाइथागोरियन थ्योरम से। हाँ तो उस तरह से लिखते थे आप, तो जस्ट मैग्नीट्यूड आप उस तरह, यही नॉर्म है यहाँ पे। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे नॉर्म की, सो नॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज हैं, सो एक थ्योरम है, कुछ नॉर्म की अगर प्रॉपर्टीज लिख लोगे आप, तो सिंपल ये है कि पहला तो ये है कि मान लो नॉर्म ऑफ x इज 0, तो ये कब होगा, तो ये इफ एंड ओनली x वेक्टर इज 0, है ना, x के बजाय v लिखना चाहो v लिख लो, v है, दिस इज v वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, सो v इज एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। सो मगर नॉर्म किसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट का 0 है, मतलब v वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है। दूसरा, अगर कहीं होगा कांस्टेंट टाइम v का नॉर्म, ये कितना आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड मॉड बाहर आएगा। देखो इसीलिए हमने नॉर्म को ऐसा नोटेशन यूज किया है ताकि आपको मॉड्यूलस में और नॉर्म में डिफरेंस समझ आए। सो ये मॉड सी बाहर आएगा, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ सी, सी इज अ कांस्टेंट, सी का होगा, अगर फील्ड आपने रियल नंबर ले रखा है तो सी इज अ रियल नंबर, अगर रियल फील्ड आप कंसिडर करते हो तो। वी वेक्टर स्पेस का मेंबर है ना, वी जो भी है वेक्टर स्पेस का मेंबर है।
अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड वहाँ पे है ना, ए प्लस आयोटा बी का मॉड क्या होता है, तो उस तरह से होगा। या आप जो भी लेना चाहें ना, तो ये कहने का मतलब ये सी इज फ्रॉम फील्ड, तो यहाँ है सी इज फ्रॉम फील्ड, दैट फील्ड यू कैन कंसिडर आइदर सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही है। नेक्स्ट जो और प्रॉपर्टीज हैं, नॉर्म, तो इन जनरल जो नॉर्म होगा, इन जनरल नॉर्म इज नॉन नेगेटिव, तो वी लिख लो ना, नॉन वेक्टर स्पेस वी का जो नॉर्म है फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू जो भी वेक्टर स्पेस है, नॉट जस्ट आर एन, सो एनी। एंड फोर्थ, एक्स वाई का नॉर्म या वी डब्ल्यू का नॉर्म, जैसे हम अगर बात करें u और v है लेट्स से, इसका नॉर्म और नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, इसमें और इसके इनर प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है? सर ये जो होता है लेफ्ट वाला वो जो है, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होगा इससे, यही ना? यस सर, यस इसका थ्योरम का नाम क्या है? सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही होता है। नहीं, कि कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ये इसका नाम है इस तीसरे फोर्थ वाले फॉर्मूले का, कि यू वी का इनर प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म यू इंटू नॉर्म वी। और एक और है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो क्या कहता है, नॉर्म ऑफ वी प्लस नॉर्म ऑफ यू प्लस वी विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म यू प्लस नॉर्म वी, यही होगा। इसका नाम क्या है प्लस वाले फॉर्मूले का, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले का नाम क्या है? ट्रायंगुलर हाँ, ये इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, तो ये मॉड्यूलस के लिए भी ट्रू है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है नॉर्म का, नॉर्म डायरेक्टली इनर प्रोडक्ट से आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वी सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लोगे तो उसके नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल आएगा यहाँ से, और उसका रूट ले लिए तो वही नॉर्म है। सो नेक्स्ट इज, अच्छा एक दो अगर क्वेश्चंस करना चाहो सो वी कैन। सर प्रीवियस पेज। यहाँ यू माइनस भी रहता था, हाँ यू माइनस भी रहता था फिर हाँ, तो उसके लिए सोचो क्या हो सकता है, u माइनस भी रखोगे सो नॉर्म ऑफ भी तब भी सेम ही होगा, यहाँ प्लस ले लो या माइनस ले लो, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। सर हो गया। राइट में माइनस दे सकते हैं, माइनस दे के इक्वलिटी बनाना हो तो। नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का जो ये होता है, ये मॉड a प्लस मॉड b होता है, और ये मोर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b का मॉड होता है। तो ये ऐसा होता है, चाहे आप प्लस लो या माइनस लो, इन दोनों केस में, ठीक है। तो प्लस के लिए तो ओके है, माइनस के लिए चेक कर लीजिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माइनस नहीं कर सकते कभी भी आप, तो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स आ जाएगा। अब ये ऑर्थोगोनल जैसे हमने कल लिखा था ना, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर, या ऑर्थोगोनल पहले लिख देता हूँ, ऑर्थोगोनल वेक्टर, फिर आते हैं ऑर्थो नॉर्मल पे। ऑर्थोगोनल वेक्टर
वैक्टर्स, इसका क्या डेफिनेशन है? तो मान लो फिर से वही, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, है ना। अब दो एलिमेंट है मेरे पास, वेक्टर्स v1 एंड v2 आर, ये इसमें बिलोंग कर रहा है ना, लिख लो एंड ऐसा है। सो v कोई वेक्टर स्पेस है और आपके पास जो v1 v2 है, स्मॉल v1 है स्मॉल v2, स्मॉल v1 v2 बिलोंग्स टू v। सो वेक्टर्स v1 v2 आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली। बताइए आप लोग क्या जानते हैं डेफिनेशन, क्या लिखना चाहिए? ये ऑर्थोगोनल कब होगा? सर V1 into V2 equal to 0। सो अब हम इनर प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये जीरो हो जाएगा। V1 into V1 equal to 1। नहीं, ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल में एक ओ ही सॉरी कंडीशन है, वो जो आप बता रहे हैं उसका नाम है ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ये ऑर्थोगोनल था, अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का। अब ये क्या होता है? सिमिलर डेफिनेशन होगा, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड, अभी के लिए मान लो v1 कॉमा v2, दो एलिमेंट है v का, तो हम कब बोलेंगे दोनों ऑर्थोनॉर्मल है? तो ये बोल रहा हूँ कि जो वेक्टर्स है v1 एंड v2 आर ऑर्थोनॉर्मल, है ना, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर समझ लो, डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब ऑर्थोनॉर्मल, तो क्या डेफिनेशन होगा इसका? सर inner product of V1 comma V2 equal to 0 and inner product of V1 comma V1 equal to 1 and inner product of V2 comma V2 equal to 1। सी होगा इफ एंड ओनली इफ, पहली चीज v1 कॉमा v2, ये क्या होगी? Zero। जीरो होगी, नॉर्म ऑफ v1 1 आएगी एंड नॉर्म ऑफ v2 1 आएगी। सो इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स है। सो ऑर्थोनॉर्मल का मतलब यूनिट वेक्टर्स दैट हैव इनर प्रोडक्ट जीरो। तो ये बता रहा है कि v1 एंड v2 आर यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 है इसके, और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है, इनर प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे ये ऑर्थोनॉर्मल है। तो ऑर्थोनॉर्मल में एक्स्ट्रा कंडीशन है यूनिट वेक्टर होने की, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, देखिए डेफिनेशन पढ़ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। जैसे क्या होता है ना, एक थ्योरम है कि जैसे जितने भी आइगन वेक्टर्स आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो इनिशियली दोनों इंडिपेंडेंट आएंगे, बाद में उसको आप ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट कर सकते हो, फर्दर यू कैन कन्वर्ट इनटू ऑर्थोनॉर्मल। इसीलिए बोलते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑर्थोनॉर्मली डायगोनलाइजेबल, या उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे यू कैन फाइंड ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा आप लोग चाहो so you can find orthonormal eigenvectors। सर लास्ट क्लास में जो आपने एग्जांपल लिया था उसमें आया था, हाँ उसके एग्जैक्टली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इंडिपेंडेंट थे पर वो ऑर्थोगोनल नहीं थे, इसलिए हमने ऑर्थोगोनल लिए थे। हमने बनाए थे वैसे, ऑर्थोगोनल के साथ साथ ऑर्थोनॉर्मल बनाए थे उसको। सर सर तो इसको फिर वो हम हाँ ऑर्थोगोनल ग्राम स्मिथ लॉ से भी कर सकते हैं। यस, आप रैंडमली दो वेक्टर ले लो इंडिपेंडेंट, ठीक। अब वो इंडिपेंडेंट है तो ग्राम स्मिथ लगा के हम ऑर्थोनॉर्मल बना लेंगे, ऑर्थोगोनल बनाएंगे पहले फिर ऑर्थोनॉर्मल बन जाएगा। तो डायरेक्टली अगर नहीं बना पाए, जैसे हमने पहले इंडिपेंडेंट नहीं लिया, मैंने जब दो आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट आया तो उसको डायरेक्टली नहीं लिया, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो v बन रहा था या जो u बन रहा था दैट वाज नॉट क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसके लिए वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मल होना पड़ेगा। तो हमने ऐसा x1 x2 चूज किया कि ऑर्थोनॉर्मल हो जाए, तो हिट एंड ट्रायल था वहां पे। लेकिन आपको अगर दो वेक्टर निकाल लिया, अब आप चाहते हो प्रोसेस से जाना, सो यू अप्लाई ग्राम स्मिथ जो प्रोसेस है उससे ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे लेंथ हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ जो लेंथ है हमेशा 1 होगा। हाँ तो लिखा हुआ है 1 है तो 1 ही होगा।
सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं वी आई डॉट वी जे इक्वल टू जीरो एंड वी आई डॉट वी आई इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ तो क्या दिक्कत है, सेम ही तो बात है। अब मैं 5 लिखा हूँ, आप कह रहे हो 2+3 लिखो, क्यों मैं 2+3 लिखूंगा? सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो मान लीजिए क्वेश्चन है कि which of the following set is r orthonormal। सो पहला मैं आपको लिख के बताता हूं। सो फर्स्ट वन इज 100, या ऐसे ही लिख देता हूं, देखो। तो यहाँ हो गया 110 1 -1 1 -112। दूसरा है बताइए, 4 ऑप्शन आपके लिए लिखे हैं। सो इनमें से कौन कौन सा ऑर्थोनॉर्मल सेट है? तो ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या है कि ईच, है ना, अगर मैं सेट बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने वेक्टर्स को डिफाइन किया, अगर आप सेट की बात करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे कि वेक्टर्स लिखा था ना, अब यहाँ डिफाइन कर दूँ ऑर्थोनॉर्मल सेट, जो कि लास्ट टाइम डिफाइन किया था। सो मान लीजिए अभी के लिए V है, फॉर एग्जाम्पल V1 V2 Vn, अभी के लिए n एलिमेंट है। दिस इज ऑर्थोनॉर्मल सेट if and only if inner product of vi vj is 0 for all I different than j and norm of vi is 1 for all I 1 2 3 up to n। ठीक, क्या कहना चाह रहा, जितने एलिमेंट है इस सेट में किसी भी दो का आप इनर प्रोडक्ट लेंगे 0 आना चाहिए, आई जे डिफरेंट है तो, और ईच वैक्टर शुड बी यूनिट वैक्टर। तो वही चीज़ है, आप लिखो वी आई का इनर प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, दैट्स ऑल सेम। ठीक है, वी आई और वी आई का इनर प्रोडक्ट 1 आएगा और वी आई और वी जे का 0 आएगा। आप चेक करके बताइए इन चारों में से, सो विच वन इज द ऑर्थोनॉर्मल सेट? बी एंड सी। ओके,
सेकेंड थर्ड बी सी ओके ओके सही है। तो जैसे कई बार क्या होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करो कि डॉट प्रोडक्ट 0 होने चाहिए। जैसे इसमें यूनिट वेक्टर्स नहीं है इसलिए आउट हो गया। ये सब यूनिट वेक्टर्स है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट अगर इन दोनों का आप करोगे तो 0 नहीं आएगा, है ना। 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, तो 1/2 आ जाएगा। सो ये यूनिट वेक्टर्स हैं बट इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, इनर प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो इसलिए आउट हो गया। इन दोनों में आप चेक करो, ईच वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स एज वेल एज किसी भी 2 का इनर प्रोडक्ट लोगे तो 0 आएगा। कैसे चेक करते हैं यूनिट प्रोडक्ट? जैसे इसका अगर मैं यही एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, लेट्स से दिस सेट इज v1, v2, अभी के लिए मान लीजिए v1, v2 है। तो जब आप यहाँ पे v1 का v2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, सो दैट विल बी एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई 1/√5 तो 1/5 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, तो ये 0 आ गया। ऐसे ही अब v1 का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट लीजिए तो 1 आएगा, v2 का v2 के साथ इनर प्रोडक्ट लीजिए 1 आएगा, है ना। v1 इनर प्रोडक्ट मॉड नॉर्म v1 स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है? दिस इज द नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर 1 आ गया। ये क्या है? ये नॉर्म ऑफ v2 स्क्वायर 1 आ गया। और नॉर्म कभी नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड का भी नेगेटिव नहीं होगा। सो ओके ठीक है। अभी आते हैं अगला। तो एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास नाउ लेट्स से आई टेक अ सेट S, ये है मेरे पास 1 1 1, लेट्स से क्या अभी मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ऑर्थो नॉर्मल? यस नो और नो? सर, हाँ, नो नो। तो ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सो चलो मैं यहाँ लिखता इसमें हूँ, सर √3 दिस 1/√3 इज होगा। सिंगल्टन नॉन जीरो सेट है। पहला बात मैं लिखता हूँ, चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज ऑप्शन ए एलआई सेट, ऑप्शन बी ऑर्थोगोनल सेट, ऑप्शन सी ऑर्थो नॉर्मल सेट, ऑप्शन डी लिनियरली डिपेंडेंट सेट। ये क्या है? या अभी के लिए मैं ऐसा लिखूं कि स्पैन ऑफ एस इज आर क्यूब, मतलब ऐसे 5 ऑप्शन बना दिया। चेक करके बताओ क्विकली। डिपेंडेंट सर ए। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, आप चेक करके बताइए। अभी के लिए S1 नाम दे देते हैं, S1 सेट है, ठीक। अरे भाई, सिंगल्टन नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों भाई? क्योंकि C1 इंटू V1 इज इक्वल टू 0 implies C1 0 because V1 कैन नॉट बी 0, so all CI हैज टू बी 0, इंडिपेंडेंट है। ऑर्थोगोनल है या नहीं है? क्या डेफिनेशन ऑर्थोगोनल का है? vi डॉट vj शुड बी 0 फॉर ऑल i डिफरेंट फ्रॉम j। आई से यस। और अगर आपको लगता है नहीं है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट प्रोड्यूस काउंटर एग्जांपल, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। ऑर्थोनॉर्मल है ये? हाँ या ना? नो सर। यूनिट नो वेक्टर सर। होने चाहिए, यूनिट वेक्टर तो होगा नहीं। v1 डॉट v1 निकालोगे ना, सो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना 3, तो ये 1 नहीं आया, है ना।
या मैं बात करूं कि नॉर्म v1 जो यहाँ पे है वो √3 है, सो दैट्स वाई इट इज नॉट ऑर्थो नॉर्मल। ये लिखा है ऑर्थो नॉर्मल, पूरा लिखा नहीं है ना, नॉर्मल ऑर्थो नॉर्मल, ये ऑर्थोगोनल था। लिनियर डिपेंडेंट नो, स्पैन करेगा नो। तो ये आर का एक वेक्टर है, ये स्पैन तभी कर सकता है जब यहाँ पे है ना, ये क्या स्पैन करने के लिए, तो स्पैन करने के लिए कम से कम 3 वेक्टर होता तब। 3 तो चाहिए है ना। चलिए अब क्वेश्चन ये S1 इज नॉट ऑर्थो नॉर्मल, तो माय क्वेश्चन इज वी वांट टू फाइंड अ सेट, सो S1 इज नॉट ऑर्थो नॉर्मल, ठीक है ना, ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, बट वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, सो क्वेश्चन है फाइंड S2 या फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। सर वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं समझ में आया जो बताया आप, C1.V1 क्या समझ नहीं आया? C1.V1 = 0। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि C1 0 हो। C1 नहीं 0 होगा तो क्या होगा? तुम मुझे बताओ ऐसा कोई C1 दो जिसको तुम V1 से मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाए और C1 0 ना हो। C1 में कांस्टेंट ही रहना है। हाँ भाई, C मतलब कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट ही रहना है उसको। लीनियर कॉम्बिनेशन भूल गए क्या? क्या पढ़ते हो यार तुम, पता नहीं, आगे पढ़ रहे हो नहीं पीछे सर, यहाँ भूले जा। कांस्टेंट सर कॉम्प्लेक्स भी लेते थे ना। कॉम्प्लेक्स कैसे लेंगे? यहाँ हम रियल की बात करें, रियल नंबर ही लेंगे, क्यों कॉम्प्लेक्स लेंगे? तुम कॉम्प्लेक्स भी ले लो तब भी क्या होगा, तभी नॉन जीरो, क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स ले लो चलो। सब कोई ढंग का क्वेश्चन क्या है, मतलब C1 V1 ये हो गया, C1 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 बराबर 0, तो यहाँ C कैसे C1 नॉन जीरो हो सकता है? 0 तो 0 वेक्टर है, तो C1 को 0 ही होना पड़ेगा। तो बेसिक लॉजिक है, क्योंकि V1 नॉन जीरो है तो C1 हैज़ टू बी 0, दो नंबर का प्रोडक्ट है तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा ना, V1 तो 0 हो नहीं सकता। हालांकि नंबर नहीं है, V वेक्टर है, वेक्टर के अंदर तो नंबर ही है 1 1 1। ओके सर। सो दिस इज नॉट ऑर्थोनॉर्मल, ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, तो फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल सेट S2 such that span of S1 is equal to span of S2। नाउ ये हमारा पर्पस है। सो एक ऐसा S2 सेट बताओ जो ऑर्थोनॉर्मल हो जाए और स्पैन दोनों का सेम हो। सो बताइए मुझे, क्या आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज सच S2? सर 1/√3 1 1। यस, सो जस्ट इसको यूनिट बना देना है, ठीक। सो नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड सेट, तो इसको बस यूनिट वेक्टर बना दिया, ये ऑर्थोगोनल था ही पहले से, यूनिट वेक्टर बना दिया हमने, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो सेकंड, Sir, this procedure is called Gram-Schmidt orthogonalization. यस यस, ये अभी मैं बताऊंगा, थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ पहले वैसे। स्पैन आर है ना, हाँ, यहाँ स्पैन आर है। स्पैन आर है, स्पैन, हाँ क्या लेना चाहोगे इसमें, किसको स्पैन करेगा ये, आर को कैसे स्पैन करेगा? मतलब लीनियर वेक्टर्स है ना, तो ये सब मल्टीपल, आर लिखोगे तो ये मतलब 1 डायमेंशनल हो जाए, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो आर कैसे स्पैन करेगा? एक लाइन को स्पेंड करेगा। तो जो भी एक लाइन है ना, जो 1 1 1 के मल्टीपल्स हैं, है ना, तो उस तरह से। चलो अभी के लिए मान लो ये 5वां क्वेश्चन है, लेट्स से, एंड क्वेश्चन एक वेक्टर लिख रहा हूं मैं। चलो अभी के लिए फिर से वही, S1 मेरे पास है, लेट्स से 1 1 1 -1, फिर से सेम क्वेश्चन है, दिस इज,
सो पहला है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, दूसरा लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तीसरा ऑर्थोगोनल सेट है, चौथा ऑर्थो नॉर्मल सेट है, अगला इसका स्पैन जो है वो आर स्क्वायर है। बताइए सर लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्या क्या होगा। ACD ऑर्थोगोनल है। ACE ओके, सो अगेन सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। ऑर्थोगोनल होने के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो होने चाहिए। ऑर्थोगोनल में एक ही कंडीशन है कि v1 डॉट vi डॉट vz शुड बी जीरो, या vi vz का इनर प्रोडक्ट जीरो होने चाहिए। सो 1 into 1 तो ये हो जाएगा। ऑर्थो नॉर्मल है नहीं है, स्पैन S1 आर स्क्वायर है, चेक करो इंडिपेंडेंट है क्या ना, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी के लिए अब मुझे ये बताओ, अगेन द सेम क्वेश्चन, सो फाइंड एन ऑर्थो नॉर्मल सेट सच दैट span of S1 is equal normal set S2 such that span S1 is equal to span S2. तो what is that S2? दोनों सर 1 वेक्टर बाई भी रूट 1 बाय टू रूट 2 से 1 मल्टीप्लाई बाई कर रूट टू देंगे। 1 माइनस 1। ठीक है ना, जस्ट आप क्या करोगे कि सो यू विल जस्ट, ये तो ऑर्थो नॉर्मल था ही, तो बस इसको यूनिट वेक्टर बना दोगे फिर से वही चीज, 1 1 1 बाई रूट टू 1 माइनस 1, यही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यही चीज मैं अगर रिपीट करूं यही इसी क्वेश्चन में, लेट्स से एक मैं फिर से, अब मान लो 6 क्वेश्चन है, एस आई राइट 1 0 एंड 1 1। अब बताओ क्या यही ऑप्शंस आपके पास है, ए इंडिपेंडेंट बी सी डी ई, यही 5 ऑप्शन जो वहां लिखा हुआ है, एल आई एल डी ऑर्थोगोनल ऑर्थो नॉर्मल, है ना। सर दिस इज इंडिपेंडेंट लिनियरली है और स्पैन इंडिपेंडेंट। करेगा, हाँ, स्पैन आर स्क्वायर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थो नॉर्मल, और अगला मैं बोल देता हूँ स्पैन, ये आर स्क्वायर को कर रहा है, S1 बोल दो। तो इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट नहीं यस है, सर। ऑर्थोगोनल है, नहीं ऑर्थो नॉर्मल है नहीं नहीं, और नहीं, स्पैन स्पैन कर रहा S1। है, करेगा। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो यहाँ पे है S1 एक सेट में लिखा है 1 0 एंड 1 1, यही लिखा है ना 1 0 1 1। सो अब आपको क्या फाइंड करना है, इसमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड ऑर्थोगोनल सेट S2 सच दैट स्पैन S1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ S2। एक तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्थोनॉर्मल, ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल सेट S3 सच दैट स्पैन S1 इज स्पैन ऑफ S3। तो ये जस्ट Zero, लिनियरली 1 by इंडिपेंडेंट है, दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सर 0 1 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। क्या बता रहे हैं आप, S2 यस सर। क्या, S2 में हाँ 0 1 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 0 1, कोमा हाँ 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। बाकी लोग चेक करो भाई। सर गलत है, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स नॉर्मली हो जाएंगे। तो आपको इसी सेट को यूज करके बनाने, नया नहीं। सो वी हैव टू फाइंड यूजिंग दिस S1, है ना। सो वी हैव टू यूज दिस S1, यूजिंग S1 वी हैव टू फाइंड दिस, S1 को यूज करके। अभी तो ये मुझे ऑर्थोगोनल भी नहीं दिख रहा है, ये ऑर्थोगोनल है, डॉट प्रोडक्ट तो -1 बाई रूट 2 आ रहा है। हाँ ये गलत है,
सो नाउ ग्राम स्मिथ प्रोसेस कम्स, सो वही बता रहा हूँ, जो पीछे जो बता रहा हूँ वही था, मैं जनरलाइज करूंगा, अभी एक एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। सो आपको क्या होगा, कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया होगा, या मान लो बेसिस दिया होगा, ये आर स्क्वायर का बेसिस है एक्चुअली। सो दिस इज द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन कर रहा है आर स्क्वायर को। सो दे विल आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस, मतलब ये जस्ट बेसिस है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन कर रहा है, डेफिनेशन मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज अ बेसिस। सो दे विल आस्क यू फाइंड करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। तो मैं अगर ऐसा लिखूंगी, जो S1 है ना, S1 इज बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर है। अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, तो इस x1 के करस्पॉन्डिंग यू फाइंड ऑर्थोगोनल बेसिस एंड यू फाइंड, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यू फाइंड द ऑर्थोगोनल बेसिस करस्पॉन्डिंग टू दिस बेसिस, फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस करस्पॉन्डिंग टू दिस बेसिस, दे विल आस्क यू दिस। तो सिंपल है, अभी तो ये ऑर्थोगोनल भी नहीं है, ऑर्थोगोनल तब होता है जब डॉट प्रोडक्ट जीरो आता। तो प्रोसेस क्या कहता है आप समझिए। तो जैसे S1 हमारा ले रखा है मैंने ये वाला, तो S1 इज V1 V2 अभी के लिए मान लीजिए, S2 को अभी मान लूंगा, चलो अभी के लिए U1 U2 ये ले लो, या इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो मैं इसको W1 W2 कह देता हूँ, ठीक। सो अच्छा, इसका नोटेशन क्या है, इसके नोटेशन के हिसाब से चलते हैं। तो मुझे W1 W2 दिया हुआ है, V1 V2 बनाने हैं, ओके। तो बेटा इसके नोटेशन को लेके चलते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो W1 W2 गिवन है एंड वी वांट टू कंस्ट्रक्ट V1 V2, ये S1 था ना, W1 W2 है, S2 बनाने हैं और बाद में मुझे S3 बनाने हैं, तो W1 V1 V2, अब यहाँ से U1 U2 बनाने हैं, इस तरह से मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। सो ये गिवन है, इसके हेल्प से ये आएगा और इसके हेल्प से ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। सो जो ग्राम स्मिथ प्रोसेस है, दे से दैट ये जो V1 है तुम्हारा, है ना, सो V1 क्या होता है जी, जस्ट आप W1 के इक्वल ले लेते हो, राइट। W1 ये दिस इज द जो S1 है ना, ये S1 है आपका W1 W2, ये S1 ही, S1 सेट इज W1 W2। तो ये कहता है V1 को W1 ले लो और V2 चाहिए आपको, तो क्या करोगे आप, W2 को यूज करो, क्या करोगे V2 को, W2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखोगे, जिन लोग आइडिया बताओ, हाउ टू कंस्ट्रक्ट V2 जो कि ऑर्थोगोनल हो जाए। W1 W2 भाई। तो यहां से आएगा W2 W1 W1 W1, या नॉर्म W1 स्क्वायर कर सकते हो, W1। सो V1 तो जस्ट वही ले लो जो तुम्हारा W1 था, क्या था W1 10, यही ले लो 10। अब ये V2 चाहिए, सो V2 दिस इज अ वेक्टर, मतलब ये फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज अ फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। तो क्या होगा, W2 माइनस W2 का इनर प्रोडक्ट करो W1 के साथ, W1 का W1 के साथ, साथ में W1 है, मैं पुट करता हूँ, देखो ध्यान से। तो जो मैंने लिख रखा है उसके लिए 10 माइनस, चलो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करते हैं। सो इनर प्रोडक्ट करोगे 1 into 1 0 सर into 1, W2 तो 1 1 है, हाँ W2 तो 1 1 है। हाँ 1 1 है जी, ठीक है ना, 1 1 माइनस, अब हाँ ठीक, आप सही कह रहे हैं, ये मैंने गलती लिखा था। तो W2 W1 का इनर प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा 1 अपॉन W1 एंड W1 का इनर प्रोडक्ट करो, W1 का W1 के साथ। तो W1 ये 10 है, 10 का 1 ही आएगा, तो ये भी 1 आएगा, और यहाँ पे W1 क्या है आपका 10, सही है अभी तक। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, क्या बनेगा, सो 1 1 माइनस 10, यही ना। सो कितना हो गया ये 0 1। तो यहाँ से अच्छा डायरेक्टली ऑर्थो नॉर्मल ही आ गया, तो एक्चुअली क्या मिला, सो जो S2 आया एक्चुअली, दैट S2 यू गॉट इज V1 V2, और यही खुद ऑर्थो नॉर्मल भी है ना, 1 0 0 1, और यही एक्चुअली S3 भी है, तो इसमें कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जस्ट डिवाइड करेंगे ना इसको 1 से। देखो ये ऑर्थोगोनल बनाया हमने हमने जो बनाया वो ऑर्थोगोनल बनाया एक्चुअली, लेकिन वो ऑर्थो नॉर्मल भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते 1 बनाने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 है, तो ये खुद ही S1 S2 सेम ही है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूँ।
सर इधर इनर प्रोडक्ट में वो W2 W1 लिखा है, वो W1 W2 होगा सर। कोई I दिक्कत guess। नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करें आप, W1 W2 देन नीचे क्या? सर W1 W2 का हाँ इनर यहाँ प्रोडक्ट। W1 W2 बाकी सेम। यस सर। नहीं इस बुक में तो ऐसे ही लिखा है, W के VJ V मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। सो मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना था, एक मिनट रुको रुको। हाँ दो के लिए तो सेम ही है ना। इसने कहा V1 को W1 लो और V2 को W2 माइनस W2 W1 W1 नहीं ये ठीक है, चेक करो अगर तुम्हारे पास ये वाली बुक है, सेम ही आंसर आएगा ऐसे तो। ठीक है, ये पेज नंबर 341 पे है चैप्टर 6 में। ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एक थोड़ा अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे मान लो अभी के लिए मेरे पास ये सेट है, लेट से S1 जो है, दिस इज द सेट, वो जो लिखा था मैंने 1 0 1 0 0 1 1 1 नहीं 0 1 0 1 0 1, और तीसरा मैं ले लेता हूँ एलिमेंट 0 1 2 1 0 1 2 1। क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, पर चेक कीजिए, इज इट लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, यस और नो? क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है? नहीं, क्यों नहीं है? रैंक निकालो इसका, मैट्रिक्स बना के 3 आएगा, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो इसको एज अ आप रो लिख लो 1 0 1 0 0 1 0 1 यस 0 सर 1 इंडिपेंडेंट 2 1, इसका रैंक 3 आएगा। आएगा, चेक करो। और रैंक 3 आ गया मतलब तीनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, इसका रैंक निकालो। सो दिस हैज रैंक निकालो, कितना आ रहा है, रैंक 3 आएगा। सो मतलब यस, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। चेक करके देखो। ओके है ना, रैंक 3 आएगा, चेक कर लो। तो इंडिपेंडेंट है। अब ये इंडिपेंडेंट सेट है, वी वांट टू फाइंड द ऑर्थोगोनल सेट करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो अभी के लिए S1 मेरे पास है V1 नहीं W1 W लिखा था ना पहले मैंने। सो ये किस कैसे कन्वर्ट करता है, हमने W से V में कन्वर्ट किया, ठीक है। देखो सो दिस इज W1 W2 W3। अब मुझे S2 कंस्ट्रक्ट करना है, V1 V2 V3 यूजिंग दिस शुड बी ऑर्थोगोनल सेट। ये ऑर्थोगोनल सेट होने चाहिए, तो ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका सिंपल रूल ये कहता है कि V1 को W1 के इक्वल लो, V2 को W2 माइनस W2 W1, एक मिनट नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, V2 है ना, सो V1 यूज करो। सो यहाँ से V1 फिर V1 V1 एंड V1, वो W1 वहाँ V1 ही था, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं जो W1 लिखा था दैट वाज एक्चुअली V1, तो तुम V1 यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो सेम ही था ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। सो W2 V1 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 इस तरह से आएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। सो W2 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ V1 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 आ जाएगा। यहाँ जब लिखोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, V3 क्या लिखेंगे, W3 माइनस W3 V1 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 माइनस W3 V2 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 V2। याद रखना आसान रहेगा ना, देखो इस तरह से चेक कर लो। इट्स फाइन। अब अप्लाई करो इसको, यू जस्ट अप्लाई। और ये हम लोग Rn पे काम कर रहे हैं, तो Rn पे काम कर रहे हैं तो आसान है। सो व्हाट यू गॉट, दिस इज अ फॉर्मूला एक्चुअली। तो यहाँ से W1 तुम्हारे पास आ गया 1 0 1 0, ये क्या आएगा
W2 क्या है 0101 माइनस, तुम लोग कैलकुलेट करो अपने हिसाब से। W2 को V1 के साथ, W2 क्या है ये सेकेंड वाला, इसको V1 के साथ, V1 W1 ही था, तो इस W2 को V1 के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट कितना 0 ही आ जाएगा, तो राइट, तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, तो सेम ही आ गया। ऐसे कैसे, चेक करो एक बारी। सर फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर ऑर्थोगोनल है। फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ऑलरेडी अच्छा इसीलिए इसीलिए ऐसा हो गया ना, ठीक है ठीक है। तो ये सेम मतलब 0 1 0 1 फाइन है ना ये, तो 0 टाइम हो जाएगा क्योंकि W2 और V1 का डॉट प्रोडक्ट लोगे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये W2 है ना, बिकॉज ये W1 ये W2 और ये W3 था, तो W2 का V1 के साथ ये 0 है, इट्स फाइन आई थिंक, इसीलिए ओके। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे क्या होगा, W3 क्या है, W3 इज 0 1 2 1, ठीक है। मतलब इनर प्रोडक्ट ठीक से करो, बस वही है, इनर प्रोडक्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट, Rn में इनर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। सो W3 और V1 का, तो W3 क्या है ये वाला, V1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, V1 ये वाला V1 था, सो 0 इंटू 1 1 इंटू 0 2 इंटू 1 1 इंटू 0, तो इसको अब ऐड कर लो, तो आई थिंक 2 आ जाएगा अपॉन V1 का V1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, V1 का V1 के साथ, सो V1 ये था 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, सो ये 2 आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे आ गया V1, V1 इज 1 0 माइनस, फिर यहाँ W3 का V2 के साथ, W3 का V2 के साथ, W3 V2, V2 क्या आया हुआ, ये आया हुआ ना, सो वही 0 इंटू 0 1 इंटू 1 2 इंटू 0 1 इंटू 1, ये भी 2 ही आ गया। जस्ट चेक कैलकुलेशन, V2 का V2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो 0 इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 1, ये भी 2 आया, एंड V2 वॉज 0 1 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक बार सिंप्लीफाई कर लो, बताओ भाई कितना आया सिंप्लीफाई करके, -1 0 1 0। -1010। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैंने S2 बनाए हैं अभी, S2 जो मैंने बनाया V1 V2 V3 वाला, V1 था 1 0 1 0, V2 है 0 1 0 1, और V3 आया -1 0 1 0। क्या ये ऑर्थो नॉर्मल है अभी, नो सर। ये अभी ऑर्थोगोनल है, ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, ये जस्ट ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थो नॉर्मल बनाने के लिए क्या करेंगे, सो नाउ वी वांट टू मेक ऑर्थो नॉर्मल, तो ऑर्थोगोनल को ऑर्थो नॉर्मल बनाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर बना देते हैं बस, तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हो गया। सो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, सो 1/√2 1 0 1 0। तो दिस इज अ ग्राम स्मिथ प्रोसेस, कि एक इंडिपेंडेंट सेट से ऑर्थोगोनल आएगा, ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल आएगा, डायरेक्ट ऑर्थोनॉर्मल तो है ना, ये रट्टा नहीं मारना है। तो वैसे √2 पहले ऑर्थोगोनल बना लो, फिर ऑर्थोनॉर्मल आ जाएगा। नाउ दिस इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, दिस इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब जिनको डाउट है पूछो। दैट मीन्स सर नॉर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। यस, नॉर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड मतलब नॉर्म से, तो इसका नॉर्म निकाले जे V1 तो इससे आ जाएगा, नॉर्म √2 है, नॉर्म से डिवाइड कर दो। हाँ, सो पहले लीनियर इंडिपेंडेंट से ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल को नॉर्म से डिवाइड कर दो तो ऑर्थोनॉर्मल। तो मैं बस थ्योरम लिख देता हूँ, बाकी यही है, इसी को इतना ही है। तो सिलेबस में बेसिकली मैंने रिव्यूज कर लिया सिलेबस में क्या है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं खुद ही। और क्वेश्चन हम कल इसी पे क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो मैं बस थ्योरम लिख देता हूँ जो इसका स्टेटमेंट है प्रॉपर, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये इस पे। सो दिस इज कॉल्ड है ना, इसी का नाम है प्रोसेस, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस या ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस।
सो क्या कहता है ये कि यू हैव, सो दे से दैट वी विद द वेक्टर स्पेस लेट, है ना, वी के साथ साथ एक इनर प्रोडक्ट भी है, तो दिस बी इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, या सिर्फ वी लिखा होगा तभी मतलब वही है, एंड S1 is a set W1 W2 up to Wn, ये दे रखा है, दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, ठीक है। सो डिफाइन, ये डिफाइन करता है S2 एज V1 V2 Vn, define this is orthogonal set, this is orthogonal set such that की span of S1 is equal to span of S2, where, तो where वही रूल है, यहाँ पे V1 will be, V1 तो W1 के इक्वल है और आगे जनरलाइज कर रहा है, वी के यू वांट, सो यू राइट डब्ल्यू के माइनस समेसन डब्ल्यू के का इनर प्रोडक्ट लो वी के -1 के साथ, या वीजे के साथ, हाँ फिर वो पूरा लिखना पड़ेगा, सो वी जे के साथ अपॉन इनर प्रोडक्ट ऑफ वी जे, यहाँ हो जाएगा वी जे, और ये इसका इनर प्रोडक्ट है, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक कम होगा, सो जे यू विल स्टार्ट विथ 1 to k-1, वही प्रोसेस है, ठीक है। फॉर, सो एक बार k को 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो और ये n रखो, इस तरह से n तक पुट करते जाओ तो आ जाएगा। तो ये क्या बनाया यहाँ तक आपने, अभी आपने बनाया ऑर्थोगोनल सेट, बट व्हाट वी नीड ऑर्थोनॉर्मल सेट, देन एक S3 बनाएंगे हम, S3 विल बी V1 अपॉन नॉर्म V1, V2 अपॉन नॉर्म V2 एंड सो ऑन Vn अपॉन नॉर्म Vn, दिस इज ऑर्थोनॉर्मल सेट such that span of S3 is equal to span of S2 is equal to span of S1। तो ये है आपका थ्योरम इन जनरल। सर S1 और S3 में कितने वेक्टर्स सेम रहेंगे, S1 S2 में कितने वेक्टर्स सेम रहेंगे? वो तो डिपेंड करेगा कि अगर ऑर्थोगोनल है तो वो सारे सेम हो जाएंगे। मान लो तुम शुरू में ही ऑर्थो नॉर्मल सेट ले लो, मान लो S1 ऑर्थो नॉर्मल सेट है। नहीं सर, शुरू में नहीं है अगर, तो फिर कितने वेक्टर सेम रहेंगे S1 S2? एक तो सेम रहेंगे, और उसके बाद जितने डिपेंडेंट हैं उतने भी, जैसे कि S1 में 3 वेक्टर हैं जो डिपेंडेंट हैं, तो 1 + 3 हो जाएगा या ओनली 3 रहेगा? डिपेंडेंट कैसे होगा, ये तो इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ आएगा, ठीक है ना। 2-4 एग्जाम्पल लो, नाउ यू ओपन एनी बुक, लिनियर की कोई बुक उठाओ, 2-4 एग्जाम्पल लो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया, जस्ट हमने आपको लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया, उससे ऑर्थोगोनल बनाना था, ये प्रोसेस था कि V1 को W1 रखा, V2 को रखा W2 माइनस W2 W1 V1 V1 V1, V3 कैसे लिखा W3 माइनस W3 V1 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 माइनस W3 V2। अगर 4 होते, मान लो V4 होता, तो मैं क्या करता, अगर V4 की जरूरत पड़ती तो होता W4 माइनस क्या आता है यहाँ से W4 V1 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 माइनस ये स्मॉल W4 लिख लो, W4 V2 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 माइनस क्या होता, एक और होता टर्म W4 V3। सो ये मुश्किल नहीं है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान लगने लगेगा तुम्हें। अभी तुम्हें लग रहा हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह से 5वां चाहिए, ऐसे ही होता रहेगा। तो इसी चीज को हमने समेशन में लिख दिया है कि 1 से k-1 तक जाओ। अगर तुम्हें V2 चाहिए तो 1 से 1 तक जाओ, V3 चाहिए
तो 1 से 2 तक जाओ, V4 चाहिए तो 1 से 3 तक जाओ, एंड सो ऑन. सो यू अप्लाई, तो थ्योरी खत्म हो गया, अब क्वेश्चंस कुछ रह गया. मतलब लिनियरली मास लिनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. हाँ, यस यस, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होने के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा. यू मस्ट हैव लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट. ठीक है ना. सो इफ इट इज अ बेसिस, then this is called orthogonal basis, this is called orthonormal basis. अगर ये बेसिस है, बेसिस हमेशा li होगा, so this will be orthogonal basis, this will be orthonormal basis. So S1 से S2 बनाओ, S2 से S3 बनाओ, that is the process. सर प्रीवियस पेज ये हाँ, तो यही थ्योरी खत्म हो जाता है. बाकी अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे. सो है ना, कल की क्लास में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी PYQs हैं, एंड देन हमारा मैथ्स पोर्शन लीनियर का कंप्लीट हो गया है. बाकी जिनको नेट वाला करना हो तो अभी कल से क्लास स्टार्ट होगा, दैट यू कैन रिपीट विद द न्यू टीचर. सो वो है ना परिमल सर है, तो यू आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, रिवीजन हो जाएगी, सारे टॉपिक वहाँ भी आएगा, लेकिन वहाँ लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि गेट में इतना ही रिक्वायर्ड है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. गेट स्टैट्स है ना हमारा, इसीलिए. सो स्टैटिस्टिक्स में सर, हो गया. मैथमेटिक्स माइनर है. ठीक है. सो अभी के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो अभी के लिए हमने ये पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, इनफैक्ट ये पूरा है ना, सो ये पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है. अब बस कल हम लोग क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे. उसके बाद विल स्टार्ट विथ, अब यही चलता रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये चलता रहेगा एंड तक, जब तक कि सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए. ये है ना, मैथ पोर्शन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो स्टैट्स को स्टार्ट करके देन हम लोग सीधा यहाँ एंड तक स्टैट्स कवर करेंगे, तो स्टैट्स कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. बाकी अभी डाउट क्लास होगी, सो थैंक यू. बाकी लोग जा सकते हैं, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं.